अस्सलाम वालेकुम पाकविलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की जो वीडियो है इसके लिए मैं बड़ा एक्साइटेड था। मेरे साथ बैठे हैं इब्रार भाई को आप वाइल्ड लाइन्स बाय इब्रार के नाम से आप इनके व्लॉग्स देखते रहे होंगे। बड़े मशहूर आदमी हैं और मैं भी इनको काफ़ी अर्से से फॉलो करता आ रहा हूँ। और लेटली मैंने बल्कि इंडिया जो है मैं खुद 2004 में गया था, उसके बाद मैंने जितना इंडिया देखा आपके व्लॉग के थ्रू देखा है, तो थैंक्स टू यू। और कोशिश ये करेंगे कि आज की जो वीडियो है उसमें पहले तो आपका सफ़र लोगों से शेयर करें कि कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे शुरू किया। बिकॉज अगेन पाकिस्तान में लोगों को लगता है कि जो फेम होता है या नेम होता है ये ओवरनाइट मिल जाता है। मैं लोगों को समझाता रहता हूँ ओवरनाइट कोई चीज़ नहीं है। और ख़ास तौर पे हमारा चैनल और आपका दोनों जो है वो यूथ फॉलो करती है, तो उसके थ्रू हम कोशिश ये करेंगे कि लोगों को एक प्रोडक्टिव मैसेज दें और रियलिस्टिक मैसेज दें। बिकॉज ना तो मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ ना आप लड़ रहे हैं, तो सीधी सीधी बात करेंगे। हम पॉलिटिशियंस वाली बातें तो आज क्लियर खुली बातें करेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये बताएं कि भाईजान अभी तो मुझे ये पता है कि आपके पास जर्मन पासपोर्ट है। जी बिल्कुल। पाकिस्तान में आप किस एरिया से थे और कब पाकिस्तान से गए थे? स्टार्ट करते हैं जी। मैं गांव का रहने वाला हूँ, ननकाना साहब से 6 किलोमीटर दूर है। सही है सर। तो वहाँ प्राइमरी मैट्रिक जो थी वो मेरी ननकाना साहब से हुई थी। हो गया। तो प्राइमरी के बाद हम जो है ना एक्चुअली मैट्रिक में शिफ्ट हो गए थे ननकाना साहब सिटी में। ठीक है। तो गाँव से वो आपको पता है वो जो बसों के साथ लटक के जाना, अब्बा जी ने कहा कि जो है ना, ठीक है, तो इसलिए जो है ना हम उधर चले गए। वहाँ से मैंने अपना मैट्रिक किया है, कॉलेज भी वहीं से किया। और ये कौन सा सन था? 99 में मेरा मैट्रिक हुआ है, 2001 में मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ था। सही है। 2003 में कॉलेज ख़त्म हुआ, 2001 में मैट्रिक। 2003 से 2007 जो है मैं इस्लामाबाद में जाके पढ़ा था, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग की थी मैंने, वहाँ से बैचलर्स। सही है। और 5-6 महीने मैंने जॉब की होगी। ठीक है। इस्लामाबाद में मैंने की थी। ऑयल फैक्ट्री, ये क्या नाम है उसका, मुझे अभी नाम भी नहीं याद आ रहा, लेकिन ये PSO जो है ना, पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी कुछ इस तरह करके थी। तो वहाँ पे कुछ शायद अच्छी जॉब भी नहीं थी और रिलेशंस भी अच्छे नहीं बन पाए, तो मैंने ये सोचा कि मास्टर्स करने चलते हैं। ठीक है। जर्मनी फ्री एजुकेशन थी। सही है। और वो काफ़ी अट्रैक्टिव एक लगी ऑप्शन, वीज़ा भी मिल गया तो वहाँ चले गया। एंड दिस वाज 2008। 2008 में मैं जर्मनी गया हूँ। 2010 में मेरा जो है वो मास्टर्स ख़त्म हुआ और उसके फ़ौरन बाद जॉब मिल गई। ठीक है। तो तब से अब तक जो है वो जर्मनी में। ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रैवलिंग का आपका शौक है ये आपको बचपन से था, बाद में डेवलप में हुआ? क्योंकि कई लोग, हमेशा मैं कहता था कि राजखानी मस्तियाँ होती हैं ना, जब इंसान की जेब खाली हो तो उस टाइम ट्रैवलिंग का शौक भी तो नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसिव शौक। और विद मशीन्स लाइक दिस, अब तो खैर बहुत एक्सपेंसिव है, बट वो आगे चलेंगे। तो आपको हमेशा से शौक था कि बाद में डेवलप हुआ जर्नी जानने के बाद? कैसे? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि हमेशा से शौक था, क्योंकि मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मैंने अपने वो जो यूनिवर्सिटी से पहले का टाइम था ना, उसमें मेरा अगर एक ही ट्रिप लगा है और वो ट्रिप था मरी का स्कूल का ट्रिप। दैट्स इट। सही है। और वो जो आगे की जो स्टार्ट हुई थी वो लाइफ मेरी यूनिवर्सिटी में जाके स्टार्ट हुई थी। ठीक है। तो वहाँ पे दोस्तों के साथ जो है वो वीकेंड, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में रहते थे तो मरी वगैरह चले जाते थे। सही है। नारायण का गान हम लोग एक बार गए हैं। तो बस यही ट्रैवलिंग थी। ठीक है। मतलब मेन ट्रैवलिंग मेरी जब जर्मनी से शुरू हुई थी कि वहाँ पे एक तो मुझे स्टूडेंट लाइफ में मुझे अच्छी जॉब मिल गई। सही है। ठीक है। प्रोफेसर के साथ ही काम था तो उसमें पैसे भी आना शुरू हो गए। ठीक है। तो वो फिर जो सेविंग होती थी उसमें ये कि यूरोप में किसी जगह ट्रैवल कर लिया। लेकिन जो मेन शौक़ मुझे पड़ा था ना, वो मैं 2011 में जब मैंने जॉब शुरू की थी तो समर वेकेशंस में 3 हफ्तों के लिए हम दोस्तों के साथ नॉर्वे गए थे। एक हमने रोड ट्रिप लगाया था। सही है। और बाइक्स पे, कार पे? नहीं, कार पे गया। कार पे। ठीक है। तो तब से मुझे जो है ना पहाड़ों से प्यार हो गया। फिर मैं 2012 में पाकिस्तान में आया तो मैंने K2 बेस कैंप और ये सारे एरियाज़ किए। 2013 में मैं नेपाल वगैरह में गया। 2014 में मैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, कुक आइलैंड, इन जगहों पे। 2015-16 में मैं जो है साउथ अमेरिका चला गया, तो बैक पैकिंग की थी मैंने, कोलंबिया से उशवाया तक, अर्जेंटीना तक और वहाँ से फिर ब्राज़ील तक। सही है। तो फिर शादी होगी, फिर वो रुक गया सफ़र। फिर सफ़र अंग्रेजी वाला शुरू हो गया। जी। ठीक है। और फिर ये था फैमिली ट्रिप वगैरह लगते थे। लेकिन और ये अभी तक जितने ट्रिप थे, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये मोटरसाइकिल पे थे कि गाड़ी पे थे? मोटरसाइकिल मुझे चलानी नहीं आती थी। मोटरसाइकिल चलानी मैंने तो मेरे साथ क्या आदमी है, मैंने ज़िंदगी में पहली मोटरसाइकिल 2015 में चलाई थी और वो भी हायाबुसा थी स्ट्रेट। नहीं, मैंने 2019 में चलानी सीखी है, लाइसेंस लिया है और 2020 में मैंने ये ट्रैवल किया है। तो उससे पहले मुझे मोटरसाइकिल चलानी भी नहीं आती थी और बड़ी खौफनाक, ख़तरनाक लगती थी। साइकिल का मुझे शौक़ था। तो मेरा जो इनिशियली प्लान था वो यही था कि जब भी मुझे ज़िंदगी में मौका मिले, टाइम मिले ना, तो मैंने सेंट्रल एशिया जो है पामीर हाईवे वो साइकिल पे करनी है। तो पहली मेरी जो सैलरी थी ना उससे मैंने साइकिल ख़रीदी थी, एक अच्छी महंगी वाली साइकिल। सही है।
तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ माई सैलरी जो है ना मैंने उस साइकिल पे लगा दी थी। तो मैंने कहा कि अब मेरा ये साइकिल आ गई है, शायद मैं ट्रैवल भी कर लूँ। ठीक है। तो उस साइकिल में मैं सिर्फ ऑफिस ही जाता था रोज़। चलें, आप तो फिर जाते हैं। हमारे मुल्क में कई लोग जो है सेहत कम करने के लिए वो ट्रेडमिल लेते हैं, बाद में तौली सुखाते हैं। नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं है जर्मनी में। कोविड में हमारे यहाँ पे वैसे साइकिल भी बहुत लोगों ने ऐसे ही है, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है जर्मनी में। तो अच्छा, जर्मनी में रहते थे, मैंने इसलिए सवाल पूछा। तो जर्मनी के अंदर तो लोग कहते हैं कि जी मतलब ऐसे हाईवेज हैं जिनमें कोई स्पीड लिमिट नहीं है, स्टुटगार्ट, और लोग कहते हैं कि यार इट्स लाइक कैपिटल फॉर कार्स, और लोग जहाँ जो भी जाता है वो गाड़ी जरूर लेता है। इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि आपने पहला ट्रिप भी गाड़ी पे किया, ये करते करते 19 तक आपको बाइक चलानी भी नहीं आती थी। Why and how did you decide to come on a two-wheeler rather than जर्मनी में रहते हुए कि कोई बंदा गाड़ी ले लेता है, घूम फिर के? एक्चुअली हमने कुछ लंबे अरसे के लिए ना छुट्टियां ली थी जर्मनी से। तो मैंने कहा कि चलो या तो मैं बैकपैक में 2-3 महीने गुजारता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, और उसके बाद पाकिस्तान में 3-4 महीने गुजार लूँगा। लेकिन बैकपैकिंग मुझे थोड़ी सी बोरिंग लगने लगी, क्योंकि वो ये होता था कि एक आदत सी होगी आपको, सुबह जाना है, कुछ नई चीज़ नहीं है उसमें। तो मुझे लगा यार कि सेंट्रल एशिया ना साइकिल पे करता हूँ मैं, जो मेरा ख्वाब था। सही है। फिर वो जब मैंने टाइम की कैलकुलेशन की तो वो लगा कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, इतना टाइम में मैं नहीं कर पाऊँगा। फिर मैंने सोचा, मैं उन दिनों ना वीडियोस बहुत देख रहा था यूट्यूब पे। तो वो मोस्टली जो लेह लद्दाख, स्पीति, क्योंकि इंडियन राइडर्स जितने भी थे वो इन एरियाज़ में जाते थे और मोस्टली मोटरसाइकिल्स पे जाते थे। ठीक है। तो तब मुझे ये लगा यार क्यों ना एक बार ट्राई करते हैं, वो ख़तरनाक कितनी की होगी, अगर चलानी आ गई, मैं चला सकता हुआ तो चले जाएंगे, ना ही तो ना सही। तो फिर मैंने लाइसेंस लिया वहाँ पे 2019 में। 2019 में मुझे सितंबर में लाइसेंस और मिला। पहली बाइक कौन सी चली थी? जी, जीते आदमी है, पहली ये चला ली। मैं लेने गया था 850, क्योंकि आप जब लोगों की देखते हो ना स्टोरीज में, तो हर बंदे ने बड़ी रखी होती है बाइक। मैंने उसके पास पड़ा, उसका इतना बड़ा इंजन था, मैंने कहा ये नहीं मुझे, मैं देखते साथ ही मैंने कहा नहीं, इस बाइक में मैं कंफर्टेबल ही नहीं हूँ। सही है। फिर मैं ये साथ खड़ी हुई थी, तो मैंने कहा ये 1 घंटे के लिए वो आपको देते हैं, तो आप राउंड शाउंड मार के आएँ, चेक करें आप कंफर्टेबल हैं या नहीं है। तो मैं इस बाइक को लेके गया तो मुझे बड़ी पसंद आई। फिर मैंने वापस आके रिसर्च शुरू की कि कौन कौन इस बाइक को यूज़ कर रहा है, कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, क्या चीज़ें मुझे इसकी चेंज करानी होगी। तो ऐसे ही मैं इस बाइक पे पहुंचा हूँ। तो फिर देखा कुछ चीज़ें इसकी मैंने बाइक की चेंज करवाई, और वहाँ से मैं जो है ना वो निकल पड़ा। तो शुरू में जब कोविड का टाइम था तो मैं नहीं गुजर पाया ना, मैं बंद थे रास्ते, तो मैंने कहा चलो बैठते। वो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया कि जर्मनी में इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते, आप बाइक जा सकते हैं। सोलो टूर पे तो अगर वही बात है, आप रिमोट एरिया में जा रहे हैं, लॉन्ग हॉल कर। तो मैं पहाड़ों में चल, पास में छोटे छोटे पहाड़ भी थे, तो वो जो कर्व शर्व आता था ना, तो बाइक गिर भी जाती थी। मैं इधर उधर देखता था, कोई नहीं है उठा लो, तो बेइज्जती नहीं हुई। तो मुझे इतनी भी नहीं सही तरह से चलानी है, क्योंकि जब आप लाइसेंस लेते हैं तो आप 16 घंटे, मैंने चलाने के बाद लाइसेंस तो मुझे मिल गया। ठीक है। अच्छा, वहाँ पे भी कोई क्लास है? बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में तो ये कि पहले आपको 250 मिलता है, फिर 500 इस तरह है। पाकिस्तान में आप लाइसेंस जिस क्लास का लेंगे। ठीक है। एंड आपने डायरेक्टली लिया? मैंने वो एक ही लाइसेंस लिया, मैंने कहा इसी में जो है ना वो सारी बाइक्स आप चला लो। सही पाकिस्तानी स्टाइल जाने का, सारी कवर करो। पैसे बड़े महंगे बनते हैं जी वहाँ पे लाइसेंस। और कितना मुश्किल था लाइसेंस लेना? मुश्किल था, मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि मुझे बाइक चलानी नहीं आती थी, साइकिल चलानी आती थी। तो वो बस मेरे ख्याल में कोई चल गया, काम शाम बन गया। सीखी इसी पे कि फिर किसी और पे सीखी? उन्होंने, उनके पास होती थी 125 थी। ठीक है। 1 to 5 तो उस पे आपने कोई यानी राइडिंग स्कूल था, उस पे सीखा? राइडिंग स्कूल था, मैं जाता था, पहले रिटन पास किया, फिर उनकी क्लासेस वगैरह ली, तो उसके बाद लाइसेंस मिला। तकरीबन 3 से 4 महीने लगे। और ये जो है, ये इसका वेरिएंट कौन सा है? मेक मॉडल वेरिएंट हम हमेशा पूछते हैं, तो दिस इज GS। ये एक्चुअली GS 350 और 2018 मॉडल है। सही है। मैंने 2019 में ख़रीदी थी, और ख़रीदी भी ऐसे थी क्योंकि ये नॉर्मली आई थिंक 6000 यूरो की जर्मनी में मिल रही थी, लेकिन नहीं थी। तो उन दिनों म्यूनिख में यही बाइक खड़ी थी, 60 किलोमीटर चली शोरूम के अंदर, क्योंकि शोरूम में अक्सर बाइक जो है ना, हाँ, तो वो डिस्प्ले यूनिट, तो उन्होंने कहा था $2000 जो है ना वो यूरो कम किया था। मैं फिर म्यूनिख गया, वहाँ से ये ख़रीद के लेके आया था। एंड इट्स 350 310। सो आपने उन लोगों की तरह, जिस तरह हमारे नॉर्मल पाकिस्तानी भाइयों की सोचा, इधर एक भाई बैठा है, ये लाल रंग की 1300 GS लेके मुझे जलाता होता था, या मैं जब पहली बारी GS का प्लान करता था, जैसे मैं भी आपको बताता था कि मैंने ज़िंदगी में GS का जो ना एक मुकाम यहाँ पे रहा है। मैं यहाँ पे आता हूँ, वो ऊपर चले जाता है, मैं यहाँ आता हूँ और ऊपर चले जाता है। वो शेर है ना शायर का कि म्यार बदल देता है। हाँ, तो हमारे लिए तो म्यार बदल गया। वो डिपेंड करता है बंदे बंदे पे। कुछ लोगों को बाइक्स का और गाड़ियों का बहुत शौक है, क्रेज़ की हद तक उनको शौक है, और मुझे वो शौक़ नहीं है। मैं ट्रैवलर हूँ, मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ है।
अगर ये बाइक यहाँ पे खड़ी है, मैं ट्रैवल नहीं कर रहा ना, तो ये साल इधर ही खड़ी रहेगी। मैंने नहीं लाहौर में इसको चलाना, मैंने इसको उस दिन चलाना है जिस दिन मुझे पता चले मैंने यहाँ से बॉर्डर को क्रॉस करना है, या यहाँ से अब मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ। तो बस तो आपके लिए मींस टू एंड है, एंड नहीं है, बस आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए बिल्कुल बस रिलायबिलिटी होनी चाहिए और चलती रहनी चाहिए। इसीलिए आज आप कोई काम शाम करा रहे थे, उसके पूछते हैं खैर आपसे। तो आपने ये अभी तक कितनी चला ली है? 60,000 किलोमीटर चल गया। तो कितनी दफ़ा गिराने के बाद आपको अपने पे कॉन्फिडेंस आ गया कि यार अब मैंने सीख लिया? देखें, ऑफ रोड तो सुनील भाई मैं अभी भी जाता हूँ ना तो बाइक गिर जाती है, क्योंकि ऑफ रोड में कुछ ऐसे शायद सेक्शंस होते हैं जो आपकी एबिलिटी से हमेशा जो है ना थोड़ा, और दूसरा जो है ना मेंटल इशू भी है कि आप वो चीज़ देखते हैं ना तो एक भाई यार ये किधर फंस गए हैं। मुझे याद है जब मैं पहली बार आया था तो मुझे उसने इंस्ट्रक्टर ने, फिर मैंने कोर्स लिया था, BMW ने ऑफ रोडिंग का कोर्स लिया था। ठीक है। तो जैसे मैं बाइक पे बैठा हूँ ना, वो आगे छोटे से पत्थर आए, मेरी बाइक गिर गई, तब मुझे पता चला ये तो ऑफ रोड एक नई दुनिया है। मतलब असफाल्ट से ऑफ रोड वो टोटल डिफरेंट है। सही है, हाँ जी बिल्कुल। फिर आप नाइव होते हो, आपको नहीं पता, आप टूर कर रहे हो। तो मैं था उधर अल्बानिया में था। सही। तो मैंने देखा ये रूट है, ये बड़ा खूबसूरत पहाड़ी रास्ता, वो सारा ऑफ रोड था। तो वो मुझे उन्होंने सिखाया था जब ऑफ रोड आए तो आपने खड़े होकर जो है चलानी। मैंने खड़े होकर रेस दी, बाइक समेत हम दोनों गिरे हुए। फिर साथ गांव वाले थे, वो आए, उन्होंने उठाया शुटाया, सामान सेट किया। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे जो है वो समझ लगना शुरू होगी कि आपने बाइक को किस तरह जो है आपको ऑब्वियसली उसके साथ अपने आप को मशीन के साथ आपको अपने आप घोड़े के अंदर होता है। बिल्कुल। आप सवार जो है वो और घोड़ा अपने आप को एक फ्रीक्वेंसी पे लाते हैं। बिल्कुल। आप तो बड़ी ऑफ रोडिंग बता रहे हैं। मैं तो जब पहली बारी बाइक को यूटर्न ले रहा था तो मैंने यूं गिराया था बूसा, और मैं नीचे था और वो उठ भी नहीं रहा था मेरे से। फिर मैंने बाद में वीडियो देखी थी बाइक को उठाते कैसे। और इसका ये है कि लेने की एक मेन रीज़न ये भी थी कि मुझे सोलो ट्रैवल का बड़ा शौक़ है। तो मुझे ये लगता है कि किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं किसी ऐसे एरिया में जाता हूँ, ये बाइक गिर जाती है ना, तो मैं इसको उठाने के काबिल हूँ खुद। सही है। क्योंकि अगर इतने खूबसूरत एरियाज़ होते हैं, अगर आपने बाइक ली है और आप वहाँ पे इसलिए नहीं जा रहे कि यार पता नहीं वहाँ पे रोड किस तरह की है, वो बाइक के गिर जाऊँगा तो उठाऊँगा कैसे, तो वो फिर टेरेन इज़ नॉट अ कंसिडरेशन नाउ। हाँ, अब ये ज़रूर होता है कि अगर मेरे पास लगेज बहुत ज़्यादा हो तो फिर इशू होता है, क्योंकि लगेज पीछे, क्योंकि है लाइट बाइक है, लगेज ज़्यादा होगा तो आगे कुछ जंप शंप लगेंगे तो बाइक थोड़ी सी जो है ना वो अनस्टेबल सी होती है, तो उससे भी गिरने का ख़तरा होता है। तो इसलिए आज हम जो है वो अपने नेक्स्ट टूर से पहले इसको जो है वो सेट कर रहे हैं। लगेज जो है वो ज़रा हमने एक दोबारा लाइट वेट सा लगाया है और सामान भी थोड़ा सा कम किया ताकि मैं और कंफर्टेबली इसको पहाड़ों में लेके जा सकूं। जो आपका पहला लॉन्ग टूर था वो किसको आप कहेंगे? शुरू में इंसान सीख रहा होता है, जिसने छोटे छोटे करता है, पहला लॉन्ग टूर कौन सा था? जर्मनी से, हाँ, पहला म्यूनिक से जब मैंने बाइक ख़रीदी थी 400 किलोमीटर। ठीक है। और फिर जर्मनी से पाकिस्तान। सो पहला जो 400 वाला था वो ज़्यादा मुश्किल था कि दूसरे वाला? क्योंकि पहले इंसान को नई चीज़ लग रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता फिर आदत हो जाती है। एक्चुअली वो इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि वो हाईवे के ऊपर सफ़र था। ठीक है। और आप आराम से आते, लगेज वगैरह कुछ नहीं था। लेकिन जब वो लगेज वगैरह सब कुछ लगा के और फिर आपने उसको रिकॉर्ड भी करना है, तो वो एक गेम ही अलग हो जाती है कि आप किस तरह उसको जो है वो लेके चलें। अच्छा, रिकॉर्ड वाली तरफ आते हैं तो ये आइडिया आपको कैसे है कि यार ये जो है मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए और मुझे अपनी जर्नी लोगों से शेयर करनी चाहिए? मैं इससे पहले यूट्यूब पे वीडियोस बनाता था। अच्छा। लेकिन उससे पहले जो मैंने ट्रैवल किए थे साउथ अमेरिका और इधर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बाकी जापान और ये वो कंट्रीज़, तो ऑलमोस्ट 65 कंट्रीज़ उससे पहले ही मैं जा चुका था। उनमें मैंने डायरी पे भी नहीं इतनी देखी कंट्रीज़ आप जा चुके। तो तब मैं सिर्फ अपने साथ एक कैमरा रखता था, उससे पिक्चर्स लेता था। ठीक है। तो मेरे कुछ दोस्त, अच्छे दोस्त हैं, वो पिक्चर्स देखते थे इंस्टाग्राम पे। तो एक दफ़ा हम वीकेंड में कहीं इकट्ठे हुए तो एक दोस्त ने उन दिनों व्लॉग्स देखता था लोगों के, कहते यार आजकल बड़ा ट्रेंड है, लोग व्लॉग देखते हैं, छोड़ बना रहे इन वीडियो बना। हाँ, वीडियो बना। तो तब मैं जब कैंपिंग करने जाता तो मुझे पहाड़ों में जाने का शौक़ रहा हमेशा से। तो बैग पैक उठाया, 3-4 दिनों के लिए आप जो है ना पहाड़ों में चले गए, एक आधी वीडियो वहाँ पे बना ली, वो मैं अपलोड कर देता था। फिर मुझे आहिस्ते आहिस्ते समझ आई कि अगर आपने लोगों के लिए वीडियोस बनानी है तो उसमें लोगों का भी इंटरेस्ट होना चाहिए, वो आपके लिए नहीं है। वीडियो इज़ फॉर योर व्यूअर्स। तो फिर मैंने उसको जो है वो थोड़ा सा चेंज किया और मेरा ख़ुद इंटरेस्ट हिस्ट्री कल्चर उसमें बहुत था। तो शुरू में जब मैंने सोचा, मैंने कहा शायद पाकिस्तानियों की हिस्ट्री इतनी पसंद नहीं होगी, लेकिन वो मेरी इसराइल में गया था, पैलेस्टाइन में, जेरूसलम में, तो तब मैंने उसको बड़ा जो है वो अपने हिसाब से किया। तो वो वीडियोस मेरी बड़ी वायरल हुई, लोगों को बड़ी पसंद आई। सही है। तो वो फिर उसके बाद से वो स्टार्ट हुआ। तो ये जर्मनी से पाकिस्तान जब मैं आया था तो मैं सारे रास्ते वीडियोस बनाता गया था, अपलोड मैंने कोई नहीं की थी। सही है। क्योंकि अपलोड आपको पता है, एडिट करना, अपलोड करना, वो प्रॉपर जॉब होती है।
वो आप इंजॉय नहीं कर सकते अपनी जर्नी को। तो जो जर्मनी से पाकिस्तान था, वो जब आपने प्लान किया मैं जाऊंगा, कितने किलोमीटर था? सोचा कि यार ये करना है नहीं करना? मैंने एक्चुअली प्लान Second किया thoughts? था कि मैं 3 से 4 महीने ट्रैवल करूँगा। जर्मनी से मैं जाऊँगा मंगोलिया, और मंगोलिया से फिर मैं वापस जो है वो पाकिस्तान और आगे इंडिया दिल्ली तक जाऊँगा। ठीक है। फिर वो कोविड की वजह से उसको शॉर्ट करना पड़ा। 2020 था ये? 2020 था। सही है। 20 आई थिंक मैंने इनिशियली निकलना था 28 मार्च को, वो कैंसिल होकर 20 समथिंग मई में मैं निकला था। ठीक है। तो तब रास्ते बंद थे जब मैं निकला था। तो जर्मनी में मैं ट्रैवल कर रहा था, तो पहला बॉर्डर खुला, अगले में दूसरा खुला, तीसरा खुला, वैसे खुलते खुलते तो ईरान पे बॉर्डर पे पहुंचे, उन्होंने वापस भेज दिया था कि आप वापस जाएं, हम वीज़ा नहीं दे रहे, पिछले 6 महीने से बंद है। तो मैंने उनके कॉन्सुलेट में गया, उनसे रिक्वेस्ट की, तो बंदा बड़ा अच्छा था, तो उसने जो है वो वीज़ा दे दिया। तो बस ऐसे ही मैं पाकिस्तान पहुंच गया। मतलब कोई लक आप कह सकते, लोगों की दुआएं थी या वही मैं कह रहा हूँ, बड़ी बात है कि उस ज़माने में याद है जब कोविड आया था, तो एक तो सबको ये पता नहीं था कि दुनिया कहाँ जा रही है, बिल्कुल। और ट्रैवल के लिए भी हर रोज़ नया रूल होता था। और पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है पहला कोविड का केस जो है वो भी आया ईरान से था। हाँ, तो बड़ी ब्लेमिंग चल रही थी कि यहाँ से आ गए तो वहाँ आ गए। लेकिन वो जो पहली वेव के बाद जो थे ना, बॉर्डर शॉर्डर खुलना शुरू हो गया था, समर आ गया था ना, सही है। तो विंटर में फिर बंद हो गया था, तो विंटर में दोबारा चला गया था। कोविड से मुलाकात हुई थी? कोविड पता नहीं हुई होगी, मुझे तो नहीं कभी पता चला हुई भी है कि नहीं हुई। आप उनमें से तो नहीं है जो थेरी थी कि जी वैक्सीन लगानी है नहीं लगानी? नहीं, मैंने तो लगवाई है। अच्छा। मैंने तो जब भी वो कहते थे लगवा लो, जाके लगवा रहा था। तो कितनी को लगवा? 3 लगवाई हैं, क्योंकि ट्रैवल में तो ज़रूरी है वैसे भी। सही है। और आई थिंक अगर कोई कुछ कह रहे हैं तो उसके पीछे रिसर्च होगी। बाकी खैर हमने नहीं, हमारी तो कौम हर चीज़ में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकाल लेते हैं ना, एक तो हर चीज़ में लगता है बेबूदेबादी इसी से चल रही है। नहीं मैं वैसे हम 22 करोड़ है, लेकिन हम हर चीज़ से परेशान रहते हैं। नहीं, मुझे तो वो अगर कह दें कि भाई कल आपने अगर ईरान या इंडिया इंटर होना तो यहाँ से आप 2-4 ये वैक्सीन लगवा लें, तो मैं भी जाकर लगवाऊंगा। तो क्या करेंगे, जाना तो है ना। ठीक है। तो पहला ये टूर है, उसके बाद फिर आप उम्रे के लिए गए थे, तो वहाँ से गए थे कि यहाँ से गए थे? यहाँ से गया था मैं। एक्चुअली मैंने 1.5 साल वेट किया कि इंडिया अपने बॉर्डर खोलेगा, मैं वीज़े के लिए दोबारा अप्लाई करूँगा, वीज़ा मिलेगा, मैं आगे जाऊँगा, लेकिन वो नहीं हो सका। ठीक है। तो उन दिनों मुझे ईमेल्स आ रही होती थी कि अबरार भाई आपकी वीडियोस देख के हम अपना ख्वाब पूरा करते हैं, हमारा ख्वाब है कि हम ना सऊदी अरेबिया जाएँ। तो मैंने कहा मैं उधर तो नहीं जा सकता, और मेरे लिए भी एक बड़ी स्पिरिचुअल और एक अच्छी जर्नी होगी। दूसरा, ये लोगों के लिए रास्ते खोलेगी। मेरे पास चाहे जर्मन पासपोर्ट है, लेकिन आज आप देखें तो बहुत सारे ऐसे बाइकर्स हैं जो पाकिस्तान से पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हैं यूरोप। बिल्कुल। यूरोप से ट्रैवल कर रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया जा रहे हैं। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जो फॉरेन पासपोर्ट होल्डर हैं इंडियंस, उनको वीज़ा दे देता है। तो मुझे लास्ट ईयर आई थिंक 50+ ईमेल्स आई थी कि वी आर क्रॉसिंग योर सिटी। सही है। ठीक है, तो वो एक ट्रेंड सा बन गया। अभी पाकिस्तान से देखें कितने बाइकर्स जो हैं वो बड़ी अच्छी बात है। देखें अगेन, और ये क्रेडिट आपको जाता है कि जो पहला कतरा होता है ना, ये जो पहला बंदा एफर्ट कर रहा होता है वो बड़ी मुश्किल होती है, बाकी फिर उसको फॉलो कर लेते हैं। और जनरली मैंने ये देखा है अथॉरिटीज़ कहीं की भी हो ना, उनके अंदर एक रेजिस्टेंस होती है। बट अगर आप जैसे आप कह रहे हैं रेजिलियंस के साथ आप लगे रहे और आपने केस फाइट किया, बेशक वो ईरान वाला केस हो या जिसमें भी हो, तो फिर दूसरों के लिए रास्ता आसान हो जाता है। बिल्कुल। और दूसरा ये होता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी ख्वाहिश है, उनके पास पैसे भी हैं, उनके पास टाइम भी है, और लेकिन जो उनके पास चीज़ नहीं है ना, वो हिम्मत कभी कभी जो है ना, वो यार मैं अकेला कर पाऊँगा नहीं। कि जब हम दोस्तों के सहारे या किसी और के ऊपर चीज़ रखते हैं ना, वो पूरी नहीं होती। अगले बंदे ने तो पता नहीं जाना है कि नहीं जाना, लेकिन आपका दिल है, आप उसके बहाने जो है वो बैठे रहेंगे। हिम्मत और कॉन्फिडेंस। तो तीसरी चीज़ मैं पूछने लगा था, लैंग्वेज बैरियर। तो हमारे जैसे जो पेंडू हैं वो तो मतलब अगले से हाउ मच के अलावा कुछ सवाल नहीं पूछ सकते। सर मैं तो वो क्या गुजारते थे, क्या करते थे? सुनील भाई, दुनिया में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं और इतने हेल्पफुल हैं, उनको लैंग्वेज कुछ भी ना आती हो, आप हाथों के इशारे से किसी न किसी तरह उनसे बात कर लेते हैं। अब तो हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, गूगल ट्रांसलेट। हाँ, तो मैं बहुत सारी जगहों पे ट्रांसलेटर यूज़ ही नहीं करता, क्योंकि इस तरह की फ़नी और इतनी अच्छी कन्वर्सेशन होती है कि वो मेरी वीडियोस में लोगों को पसंद होता है। मैं ट्रांसलेट कर दूंगा, वो उसको देख के बता देगा भाई इधर चला जा। लेकिन वो जो इस तरह की बहुत सारी ऐसी कन्वर्सेशंस हुई हैं जो बाद में लोग मुझे बताते हैं, तो वो एक आपको वो टेक्नोलॉजी यूज़ किए बगैर, तो मुझे लोग कहते हैं आप क्यों नहीं ट्रांसलेटर यूज़ करते। मैंने कई लोगों ने ट्रैवल नहीं किया तो इनको क्या पता कि आप क्यों नहीं कर रहे। उसके पीछे भी एक साइंस होती है कि आप लोगों को किस तरह जो है वो कितना, कि जब आप उनसे बात करते हैं ना तो वो और खुलते हैं। सही है। लेकिन वो जब आप मोबाइल उनके हाथ में पकड़ा देंगे ना, वो चीज़ देख के उधर ही टाइप करके दे देंगे, कन्वर्सेशन खत्म हो जाएगी। हाँ,
तो अक्सर लोग मुझे आप वो साथ चल पड़ते थे, चलें उधर चलते हैं, ठीक है, फिर उनके साथ वो खुल के आप बैठ के गपशप लगा सकते थे, ठीक है, कभी फिर वो ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट भी कर दिया, तो वो एक अपने लिए वो आपके ना घर के दरवाजे भी खोल देते थे। वैसे तो मेरा ख्याल है ट्रैवल के थ्रू आपने दुनिया में हर जगह फैमिली मेंबर्स बना लिए हैं, बिकॉज लोग आपसे रिलेट कर रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं। तो ये जो सऊदीया वाला सफ़र था, ये इसमें रूट आपने क्या लिया, यहाँ से कहाँ से गए थे? यहाँ से ईरान, इराक, कुवैत और फिर सऊदी अरब। फिर मैंने मिडल ईस्ट में सारी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ की हैं। मैं आगे सीरिया तक गया था, लेबनान तक गया था, वहाँ से फिर वापस जो है वो पैलेस्टाइन, इसराइल, जॉर्डन, और जो आई थिंक एक कंट्री मैंने विज़िट नहीं की वो है यमन। यमन के बॉर्डर से उन्होंने मुझे वापस भेज दिया था कि उन्होंने एक हफ़्ता पहले अपने वीज़ा के जो रूल्स हैं वो चेंज किए थे। सही है। तो वो मुझे वहाँ पे वीज़ा नहीं मिल पाया था। फिर उन्होंने कहा था 3 महीने हमारा प्रोसेस है, तो मैं वापस आ गया। वहाँ पे मैंने काफ़ी दिन वेट किया लेकिन नहीं जा सका। और ये जो बाकी सारी बेल्ट है, इसमें जनरली हमारे यहाँ पे लोग कहते होते हैं कि जी वो बड़े कोई हॉस्पिटेबल नहीं है, ख़ास तौर पे यूएई वाले साइड पे या सऊदी साइड पे हमारे यहाँ पे एक जनरल परसेप्शन है कि वो बड़ा रूड होते हैं टुवर्ड्स आर स्किन और हमारे लोगों को जो जनरल, बिकॉज लोगों को जो देखते हैं। तो आपने कैसा पाया? हमारे यहाँ जनरल परसेप्शन हर चीज़ का है, ठीक है, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छे लोग लगे हैं ना, हर जगह मुझे अच्छे लोग मिले हैं। कोई ऐसी कंट्री नहीं जहाँ पे मुझे अच्छे लोग नहीं मिले। सही। मतलब ईरान से लेके सऊदी अरेबिया से लेके इंडिया तक जहाँ जहाँ पे गया हूँ, हर तरह के और अच्छे से अच्छे लोग मिले हैं। तो वो जो एक परसेप्शन है ना वो बहुत गलत है। अब वो जो एक वर्कर होगा ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके यहाँ कोई वर्कर है, आपका उससे वो रिलेशन जो होगा ना वो वर्कर वाला होगा, क्योंकि आपके यहाँ वो काम करता, हो सकता है उसने काम सही ना किया हो, आप खुश ना हो, आपका मूड ठीक नहीं होना। लेकिन वो जो एक ट्रैवलर वाला जो होता है ना मूड, वो नॉर्मली जो है वो हर जगह जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको रिसीव करते हैं। सही। तो मतलब अगेन आपके कहने का मतलब ये कि जो लोगों का एक परसेप्शन है वो गलत है। सर सऊदी अरेबिया में मैं कहता हूँ इतनी हॉस्पिटैलिटी मिली है मुझे, मैं लोगों की मिन्नतें करता था कि मैं आपके घर नहीं जा रहा। वो खिला मार देते हैं। मैं मुझे जाने नहीं देते थे, मुझे कहते आज रात तो आपने इधर ही रुकना है। मुझे एक दिन याद है कि मैं कैंपिंग साइट ढूंढ रहा था, तो काफ़ी लाइटें शाइटें लगी थी, तो मुझे लगा ये ना होटल है, लेट हो गया, तो मैंने कहा यहाँ जाकर रूम लेता हूँ। मैंने नॉक किया तो मैंने कहा सर रूम अवेलेबल है। तो वो मुझे कहता है, ऊपर देखता है तो मुझे कहता है कि ये होटल है। तो मैंने कहा वो लाइट्स इतनी लगी हैं। कहते हैं नहीं, ये हम 3 भाई हैं तो हमारे 60 बच्चे हैं। तो हमने ना वो एक पूरा एरिया ख़रीदा था जहाँ पे हमने यहाँ फैमिली के विलास बनाए। मैंने कहा सॉरी माजरत की, मैंने कहा निकलते। कहते नहीं, अब आप आगे, अब रात आप हमारे पास रुकें। सही है। तो रात में उनकी तरफ रहा। इस तरह जहाँ पे भी मैं गुजरता था तो लोगों को अगर पता लगता था कि अबरार है, क्योंकि मेरी एक वीडियो वहाँ पे वायरल हुई थी। सही है। तो उस वीडियो के बेस पे ना टिकटॉक पे वो इतनी वायरल हुई कि मैं कहीं पे भी जाता था ना, तो अगर लोग पूछते थे तुम कौन हो, तो मैंने बताया था यार तुमने ये वीडियो देखी है? कहते हैं हबीबी ये तुम हो। तो वो इतनी इज्जत, इतनी रिस्पेक्ट करते थे। सही। तो उसकी बदौलत थोड़ा सा और भी मिलता था। लेकिन ओवरऑल सऊदी अरेबिया और सिमिलरली जब मैं इंडिया में इंटर हुआ सब वो ये तीसरे वाले इस पे भी आते हैं। तो सऊदी अरेबिया वाला जो टूर था ये कितने दिन का था अप एंड डाउन? सऊदी अरेबिया में मैंने यहाँ से जब गया था आई थिंक अराउंड 50 डेज़ लगे थे मुझे मदीना तक पहुँचने में। 50 डेज़। फिर मैंने सऊदी अरेबिया पूरा मिडल ईस्ट जो कवर किया था वो भी शायद आई थिंक कोई 50 डेज़ लगे होंगे मुझे मिडल ईस्ट में कवर करने में। और अब ये जो आखिरी जो भी लेग जो भी आप इंडिया से करते हुए आ रहे हैं, ये कब शुरू किया और ये इंडिया का वीज़ा जो है फाइनली ये नवीद कब मिली थी आपको? एक्चुअली मैंने इससे पहले 2 बार अप्लाई किया था, वीज़ा नहीं मिला था। फिर मैंने यमन के बॉर्डर पे था तो यमन वाला ने वापस भेज दिया। उदास होकर वो होटल रूम में पहुंचा था, वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ था। तो एक दिन सुबह सुबह वो नोटिफिकेशन आया कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया। फिर मैंने वहाँ से ओमान से निकला और दुबई गया। दुबई से मैंने सारे अरेंजमेंट किए कि मैं अपनी बाइक इंडिया किस तरह लेके जाऊँ, या बाइक लेके जाऊँ या ना लेके जाऊँ, क्योंकि सिर्फ 30 दिन में आप क्या कर सकते हैं। सही है। फिर मैंने वो वहाँ से शिप करवाई बाइक अपनी केरला में, कोची में, क्योंकि उसके लिए भी आपने देखना था कि कौन सी पोर्ट पे फास्ट प्रोसेस है। सही है। कुछ पोर्ट्स पे क्लियरेंस करवाने में बड़ा टाइम लगता है। जी। तो कुछ पे कम लगता है। और उसके लिए आपने फिर कारने लिया? हाँ, कारने तो हर कंट्री के लिए चाहिए। तो पाकिस्तान, इंडिया के लिए कारने चाहिए, ईरान के लिए चाहिए, उसके अलावा कारने चाहिए आपको मिडल ईस्ट में आई थिंक कुवैत के लिए चाहिए था मुझे, बहरीन के लिए चाहिए था। दिस इज सिंगल कारने व्हिच इज एप्लीकेबल ऑल अराउंड? ऑल अराउंड, हर साल रिन्यू होता है। हाँ जी बिल्कुल सही। उसमें कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जो एक्सक्लूडेड होती हैं, जिनके यहाँ फॉर एग्जांपल आपको सिक्योरिटी ज़्यादा जमा करवानी पड़ती है, उनके रूल्स रेगुलेशन डिफरेंट होते हैं। तो अगर आप उनके लिए भी बनवाना चाहें तो आप जो वो अथॉरिटी बना के डिपॉजिट ज़्यादा हो जाएगा, डिपॉजिट ज़्यादा हो जाएगा, या उनकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं तो वो फुलफ़िल करनी होती है आपने। सही है।
और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में काफ़ी लोगों को कारने का बड़ा शौक है, उसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, अगर किसी को अब तो दे देते हैं यहाँ पे, पहले नहीं देते अभी फिर थे। रिस्ट्रिक्शन हो गई बिकॉज हमारे लोग हर चीज़ को मिसयूज़ करते हैं। सो तकरीबन आज से 2 महीने पहले उन्होंने कारने की जो है ना वो और सख्त कर दिए हैं रूल, बिकॉज यहाँ पे लोग ला के चीज़ें उनको रेंटा कार पे चला रहे थे। नहीं, एक्चुअली बात ये है कि कुछ लोग मिसयूज़ करते हैं और उसका जो नुकसान है वो सबको उठाना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे मोटरवे पे हम बाइक्स नहीं चला सकते, ठीक है, और ये मैंने सिर्फ देखा है तो पाकिस्तान में देखा है। इंडिया में कुछ उनके एक्सप्रेस हाईवेज़ हैं जहाँ पे बाइक्स नहीं चला सकते, लेकिन बाकी मैंने लखनऊ से वो उनकी है यमुना एक्सप्रेस पे, उस पर मैंने बाइक चलाई हुई है। सही है। लेकिन पाकिस्तान में मोटरवेज़ पे नहीं चलाने देते। और बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स जो हैं वो ईरान से पाकिस्तान इंटर होते हैं, तो जो एशिया की जो ये है ना ट्रैफिक, उनका फ़र्स्ट टाइम इधर मसला होता है उनको, और इधर बहुत सारे लोगों के एक्सीडेंट्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता किस तरह इस ट्रैफिक में चलाना। अच्छा, वैसे आपने क्योंकि डिफरेंट जगहों पे बाइक भी चलाई और मतलब 19 में शुरू किया, 3 साल में काफ़ी ज़्यादा चलाई, तो अगर रेट करना हो कि सबसे जो कहते हैं ना बुरी ट्रैफिक सेंस, नॉट इन नेगेटिव सेंस, बट यानी कि सबसे डेंजरस आपको जहाँ पे हम कह रहे हैं बाहर से लोग आते हैं तो यहाँ पे परेशान होते हैं, कहाँ कहाँ की ट्रैफिक सिमिलर थी? एक तो इंडिया पाकिस्तान में सिमिलरिटी मिली है? देखिए, पाकिस्तान इंडिया की जो ट्रैफिक है ना, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस कम है, ठीक है, कहीं से कोई भी आ जाएगा। फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो लाइट्स के बगैर भी रात को चला रहे होते हैं। फिर वो जो गांव के करीब से अगर गुजरे तो रेडी वाला भी होगा, तो वो डेंजरस हो जाता है। सही है। मिडल ईस्ट में ये डेंजरस है कि वो इतनी स्पीड से आपके पास से गुजरेगा ना कि हाँ, मतलब वो हर कंट्री में ना थोड़ा सा आपको जब आप जाते हैं तो 2-3 दिन आपको क्लाइमेटाइज होने में लगता है। हाँ, कि आप देख लें कि लोग यहाँ पे चलाते किस तरह, फिर आप उसके हिसाब से जो है ना अपने आप को एडजस्ट। और सबसे ज़्यादा बाइक फ्रेंडली या पेडिस्ट्रियन फ्रेंडली कंट्री कौन सी लगी? अभी तक मैंने जहाँ पे, यूरोप तो है ही है, लेकिन आई थिंक उसके अलावा मिडल ईस्ट में शायद इसराइल था। अच्छा, क्योंकि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नया है। सही है। और वहाँ पे रूल्स भी उसी तरह यूरोपियन रूल्स बने हुए हैं। सही है। लेकिन बाकी सारी जगहों पे, ओमान में बड़ा मज़ा आया था मुझे, खाली रोड्स होती थी, बड़ी अच्छी ट्रैफिक थी वहाँ की। वो थोड़े से जो है वो स्लो पेस लोग हैं और रिलैक्स है। हाँ, मतलब वो आपको आपके पास से शां करके तो शायद वो भी गुजर ही जाए, लेकिन वो ख्याल रखते थे थोड़ा जो है कि इसको किस तरह ओवरटेक करना है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप तकरीबन 30 दिन आपने अभी इंडिया में लगाए थे? जी जी। तो अगेन हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा, बिकॉज पार्टीशन से पहले हम लोग इकट्ठे थे, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी कई ऐसी चीज़ें हैं जो रस्में भी बिल्कुल सेम है, और ख़ास तौर पे अगर हम पंजाब के इस तरफ से अमृतसर और दिल्ली तक जाएँ तो बारिंग जो सड़क के ऊपर बोर्ड लगे होते हैं, आप नॉर्मल लोग तो डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते कि सुनील और इब्रार पाकिस्तान से हैं कि इंडिया से हैं। तो आपको कैसा लगा वहाँ पे, और कितना को लोग जो है, जो जनरली एक परसेप्शन होता है कि ये बहुत ज़्यादा शायद कोई एनिमोसिटी होगी, मैं जब भी गया मुझे नहीं मिली। वीडियोस के ऊपर जब रिएक्शन आते हैं तो शायद कभी कभी आए थे, आजकल गालियाँ शाली काफ़ी आती मुझे, लेकिन जनरली अगर आप ऑन स्ट्रीट जाएँ तो एक तो मेरा नहीं ख्याल कि नोबडी कैन स्पॉट कि ये पाकिस्तान से इंडिया से है, सिमिलरली हमारे भी आए हो। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो आपको एक्सट्रीमिस्ट मिलेंगे ना, वो आपको आजकल सोशल मीडिया पे मिलेंगे। कीबोर्ड में वॉरियर अच्छा है ना, बन जाता है। उसके अलावा किसी भी मुल्क जाने से पहले ना आप अपनी थोड़ी सी वर्किंग करते हो, ताकि आपको पता होना चाहिए कि आप किस कल्चर में जा रहे हो, कि आप वहाँ जाके कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं जो आप नॉर्मल लाइफ में जो है वो नहीं करते, ठीक है, वहाँ पे वो कॉमन होती है, तो आपको अक्सर लगता है कि पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, या वहाँ पे आपको इस तरह से जो कि आप डिसरिस्पेक्टफुल ना हो उस कल्चर के लिए। लेकिन ओवरऑल जो है मुझे पता है, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ईरान जाएंगे तो इशू होगा, सऊदी अरेबिया जाएंगे तो आपके साथ ये होगा, सीरिया जाएंगे तो ये होगा, इंडिया जाएंगे तो वो मुझे पता था कि लोग जितने, क्योंकि इंडिया से मुझे काफ़ी लोग देखते थे पहले, तो वो मुझे पता था कि लोगों को एक तो इंतज़ार होगा कि मैं यहाँ पे आऊँ। लेकिन मैंने तब यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था, सिर्फ इंस्टाग्राम पे मैंने बताना शुरू किया था। ठीक है। तो वो जो एक रिस्पॉन्स वहाँ पे पहले दिन से ही आपको, मतलब एयरपोर्ट में मैं उतरा हूँ ना, तो मुझे कहते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो मैंने कहा पंजाब से। अब मुझे डर लग रहा था, ऑनेस्टली बताऊं कि मैं बताऊं कि मैं पाकिस्तान से हूं, तो वो पता नहीं क्या मुझे यहाँ से वापस ना भेज दें, तो मैंने बताया पंजाब से हैं। तो उसने लगा के कहता है वेलकम टू इंडिया। तो थोड़ा सा आगे गया तो मैंने ऐसे मोबाइल निकाला, तो वीडियो बनाते हुए जा रहा हूँ, तो आगे भी उनकी इंटेलिजेंस खड़ी होती है, तो वो मुझे कहता है कि वीडियो बना रहा है। मैंने कहा जी सर वीडियो बना रहा था, कितने दिखाया, मैंने कहा इतनी सी, कहते कोई इशू नहीं है।
तो मुझे कहते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो मैंने कहा पंजाब से। कहते पंजाब में कहाँ से, ननकाना से। अच्छा, वो पाकिस्तान वाले पंजाब से। मैंने कहा जी। कहते कोई नहीं, वेलकम टू इंडिया, ये आप ही का मतलब फील लाइक बड़ी वेलकमिंग हाँ, होती है। मतलब उसने पहला लफ्ज़ ये बोला था कि इट्स ऑल्सो योर होम। सही है। तो वो जो इतना अच्छा वेलकम मिला उस लम्हे से लेके आखिर तक, जब मैंने बॉर्डर क्रॉस किया ना, मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि यहाँ पे मैं अनसेफ हूँ या यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। सही है। इतना प्यार, और वो जिस लिहाज से वहाँ पे आपसे मिलते थे वो मैंने किसी और जगह एक्सपीरियंस नहीं किया। मतलब लोगों का वो जो एक रिस्पॉन्स है ना, मैं ईरान में था, सऊदी अरेबिया में था और मुल्कों में था, वहाँ पे लोग मुझे जानते नहीं थे। यहाँ पे लोग जानते भी बहुत थे वीडियोस की वजह से, और जिस तरह वो आपसे आके मिलते हैं, जितनी इज्जत देते हैं, वो मेरे लिए एक शायद एक नया था, क्योंकि पाकिस्तान में मैं बहुत टाइम गुजारा नहीं है। पाकिस्तान में ट्रैवल ही करता था, निकल जाता था। मैंने एक्सपीरियंस जो फर्स्ट टाइम ये चीज़ की वहाँ पे की थी। ठीक है। तो इट वाज लाइक तो जैसा नहीं एक्सपेक्टेशन थी उसके बिल्कुल अपोजिट था। नहीं, एक्सपेक्टेशन तो मेरी वहाँ पे थी कि मुझे पॉजिटिव ही लोग मिलेंगे, ये तो था ही नहीं कि ये जो एक परसेप्शन थी उससे हाँ, परसेप्शन सबके जनरल लोगों की परसेप्शन, क्योंकि मुझे बहुत मैसेज आते हैं कि अबरार भाई हम जो है ना आपकी सेफ्टी के लिए परेशान हैं। तो मैं कभी कभी सोचता था कि ये जब वीडियोस देखेंगे ना तो तब इनको आइडिया होगा कि सेफ्टी का किधर है। कोई कंसर्न नहीं है। सुबह दोपहर शाम हम जो है वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, तरह तरह के लोगों से मिल रहे हैं, तरह तरह के एरिया से गुजर रहे हैं, तो ऑल वाज सेफ। It's just like you felt at home। सर मुझे लगता था, मुझे तो ना कि एक वो सेलिब्रिटी वाली फील जो है ना वहाँ पे लोग जो है वो दे रहे हैं कि इतनी इज्जत कर रहे हैं। जहाँ पे भी मैं जाता हूँ घरों के दरवाजे खोल देते हैं लोग जो हैं वो, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मेरा दिल्ली में मीटअप है, मुंबई से मुझे ईमेल आई कि अबरार भाई आई हैव बॉट द टिकट, तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। कोलकाता से लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। 8-8 9-9 घंटे लोग राइड करके मोटरसाइकिल पे ट्रैवल करके आए हैं मिलने के लिए। मैंने आगरा में मीटअप नहीं रखा तो दिल्ली में रखा। तो नेक्स्ट डे एक बंदा आया, 3-4 दोस्त थे, वो कहते हैं अबरार भाई हम तो आगरा में आपका वेट करते रहे, आप आए। मैंने कहा मुझे आगरा से कोई मैसेज नहीं आया। तो इंस्टाग्राम में होता है ना वो हिडन रिक्वेस्ट, तो उसमें चली, तो वो मैं कम ही देखता हूँ क्योंकि पता भी नहीं चलता उसका। तो वो दिल्ली आए 4 घंटे की ड्राइव करके। मैं किसी भी जगह पे गुजर रहा होता था तो अगर मैं स्टोरी अपलोड कर दी ना दिल्ली से, तो लोगों को पता चल जाएगा आज ये अबरार भाई चंडीगढ़ जा रहे हैं, इस टाइम पे निकले हैं, इस टाइम पे इस टूल प्लाजे के आसपास पहुंचेंगे। तो वो उस जगह पे बैठ के इंतज़ार कर रहे होते थे। तो वो जो एक चीज़ थी वो मेरे लिए बहुत नई थी। लेकिन वैसे जो लोगों का प्यार मोहब्बत है वो मुझे पहले दिन से पता था कि मुझे बहुत प्यार मिलने वाला वहाँ पे, क्योंकि लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स मुझे वहाँ से आते हैं, तो आपको पता होता है किस तरह के मिलेंगे लोग। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रैवलिंग है इसमें सबसे ज़्यादा आप ज़्यादातर सोलो ही करते हैं? मोस्टली सोलो करता हूँ। मतलब फ़र्स्ट टाइम इंडिया में मैंने इस तरह किया है कि किसी बंदे को साथ रखा था, वो भी इसलिए कि मैं चाहता था कि जब मैं लोगों से मिलूँ ना, मेरे पास अगर आप मुझसे मिल रहे हैं तो मैं ये तो नहीं करूँगा कि पहले मैं कैमरा खोलूँगा और फिर कहूँगा कि सुनील भाई अब हम मिलते हैं। सही है, हाँ। वो नेचुरल नहीं रहता। बिल्कुल ठीक है। तो अगर मेरे साथ एक बंदा होगा, उसको पता होगा कि यार अब ये मिल रहे हैं दोनों, तो वो एक नेचुरल सीन को रिकॉर्ड करें ताकि मैं वो रिकॉर्डिंग्स फिर लोगों के साथ शेयर करूं, उसमें ये ना लगे कि ये जेन्युइनिटी रहती, वरना वो फिर ऑर्गेनिक रहता। सही। तो इसलिए मैंने वहाँ पे एक दोस्त को साथ रखा था, उनको मैंने हायर किया था, वो सारा 30 दिन मेरे साथ रहे थे। जब ये ट्रैवल करते हैं आप तो इसमें कोई एवरेज निकाली होती है कि दिन के इतने किलोमीटर होगा, इससे ज़्यादा टायरिंग हो जाएगा, कैसे प्लान करते हैं? इस तरह कुछ नहीं होता। अच्छा। मेरा जो टूर की प्लानिंग होती है ना वो ये होती है कि सबसे पहले स्टार्ट होता है कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। तो वो एक आप निकाल लेते हो कि अच्छा मैंने अगर यहाँ से जाना है, जर्मनी जाना है, तो रास्ते में कौन कौन सी कंट्रीज़ आएंगी। फिर मैं उसको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करता हूँ कि ये जगह मेरे देखने लायक है। तो फिर आप किसी जगह पे पहुँचते हैं तो आप सोचते हैं कि आज मैंने सुबह क्या करना है। आपको पता होता है कि यार मैं इस तरफ जा रहा हूँ, लेकिन रास्ते में अगर कोई भी इवेंट हो जाता है, कोई रास्ते में कोई इस तरह के आपको एटमॉस्फेयर मिलती है कि आपको लगता है कि यार ये ज़्यादा खूबसूरत है, या आपको कोई बंदे मिलते हैं वो बताते हैं कि यार इधर आप जाएं, ये भी एक अच्छा एरिया है, यहाँ पर कल्चर अच्छा मिलेगा, लोग अच्छे मिलेंगे, नेचुरल ब्यूटी अच्छी मिलेगी, तो वो मैं चेंज करता रहता हूँ। सही है। तो कभी कभी जो है वो 15-15, 16-16 घंटे भी राइड की हुई है, कभी कभी एक आधा घंटा भी की हुई है, तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन चेंज। और इसमें ज़्यादातर हेल्प जिस तरह आपका कंटेंट है, जिस तरह अगर आज किसी ने हेल्प जाना हो तो आपके जो मतलब सफ़रनामे में कहूँगा इसको यूट्यूब के ऊपर लोगों के लिए बड़े हेल्पफुल हैं कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो कोई ऐसा बंदा जो कि आपको इंस्पायर करता हो, जिसकी वजह से आप जिसको देख के आपके अंदर भी ये पैदा हो, अगर आप बताना चाहिए कोई ऐसी जगह? जिस बंदे ने मुझे सबसे ज़्यादा अगर ट्रैवल में इंस्पायर किया तो वो है कामरान ऑन बाइक। एक हमारे भाई हैं कामरान भाई,
ठीक है। शायद आप उनको इंस्टाग्राम पे जो है ना अगर कभी या फेसबुक पे जो है ना वो एक्टिव होते हैं, तो वो बाइसिकल पे ट्रैवल करते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अच्छा। आई थिंक अगर हम में से वो जो एक ट्रैवल का लेवल या ऑल अराउंड द वर्ल्ड आप गिनेंगे ना, कोई गिनती के लोग जिस तरह का उन्होंने ट्रैवल किया है या जिस तरह की उन्होंने स्टोरीज़ शेयर की हैं या पिक्चर्स शेयर की हैं, वो उन चंद लोगों में से हैं। तो मेरी अगर कोई इंस्पिरेशन है तो वो सिर्फ वही है ट्रैवल में। बाकी तो ऑफ कोर्स आप जो है वो लोगों से इंस्पायर होते रहते हैं। जैसे मैंने इंडियन व्लॉगर्स हैं उनके यूट्यूब चैनल्स को देख के तो मैंने बाइक स्टार्ट की, बाइक ट्रैवल किया। तो इस तरह तो आप वो हर रोज़ किसी न किसी से कुछ ना कुछ जो है वो सीख के इंस्पायर होकर आप कुछ काम कर रहे होते हैं। तो मेरी भी कोशिश होती है कि मैं अगर किसी कल्चर में गया हूँ तो वहाँ से कुछ सीख के आऊँ। कुछ लोग हैं अगर उनसे मुझे कुछ सीखने का मौका मिला, अगर आपके साथ मुझे 10 मिनट मिले हैं बैठने के लिए, तो मैं कुछ अगर आपसे सीख सकता हूँ तो वो सीखूँ। तो ये होता है। और इतने कल्चर में घूमने के बाद मेरा ख्याल है इंसान की जो अडेप्टेबिलिटी है और जो सबसे एक मेरा ख्याल है मुझे लगता है एक चीज़ डेवलप होती है कि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड करना कि वहाँ का कल्चर कैसे। जैसे आपने कहा कि जब भी आप कहीं जाएंगे तो आपको ये सिर्फ अंदाज़ा लगाना है कि लोगों की जो सेंटिमेंट्स हैं उसकी तरफ आपको थोड़ा रिसेप्टिव होना है और थोड़ा कॉशियस होना है। बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी आगे जो प्लान है टूर का वो क्या क्या है? नॉर्मली मैं ये करता हूँ कि बहुत ज़्यादा पहले ना, क्योंकि आपकी वीडियोस आ जाएगी ये पहले मेरे से, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे रखता हूँ कि ऑडियंस सरप्राइज फैक्टर। हाँ, एक ना सिर्फ सरप्राइज फैक्टर नहीं, दूसरा ये है कि हमें वो एक बताया भी जाता है कि बहुत पहले ना अपने प्लान्स ना आउट कर दो पब्लिक के सामने, ठीक है। तो आप उनको जो है वो महदूद लोगों तक रखो। लेकिन ये ज़रूर है कि मेरा इरादा है कि मैं अभी ये वाला जो साल है ना ये इसी रीजन को एक्सप्लोर करूं जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, ताकि मैं इस रीजन के लोगों की यहाँ पे ही सबसे मेरी ऑडियंस ज़्यादा है। सही है। ऑफ कोर्स बाहर से यूके, यूएस, कनाडा से भी लोग देखते हैं, लेकिन मोस्टली लोगों का ओरिजिन जो है वो इन्हीं कंट्रीज़ में से होगा। फिर मेरी दिली ख्वाहिश होगी कि मुझे मौका मिले मैं अफ़गानिस्तान को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि मोस्टली लोग अभी वहाँ पे जाते हैं तो वो दिखा रहे होते हैं तालिबान को। वो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है अफ़गानिस्तान के साथ। इतना खूबसूरत मुल्क है और वही जो 2-4 चीज़ें वो जाते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको भी अच्छी तरह एक्सप्लोर करूं। आपको पता है कि अब मेहमान नवाजी में तो हमारे पेशावर के कोयटा के रीजन से लेके आप आगे जाए तो उनकी मेहमान नवाजी का कोई जवाब ही नहीं है। अच्छा, आखिर में $1 मिलियन क्वेश्चन है जो कि हमारे यहाँ पे एक बड़ा ना लोगों का होता है, अक्सर लोगों पे जो होता है कि जी सब कुछ पैसे से होता है, पैसे के बगैर नहीं होता। तो एक एवरेज बंदा, एक यंग एस्पायरिंग बंदा जो आपकी व्लॉग्स देख रहा है, हम लोग देख रहे हैं, कितना आपको, क्योंकि आप तो माशाल्लाह जितने देर के लिए करते हैं उसमें तो ऑब्वियसली 3-4-5 महीने लोग काम से नहीं निकल सकते, लेकिन हर बंदा नहीं निकल सकता। यू आर लकी इनफ इन दैट सेंस। बिल्कुल। तो आपके ख्याल से एक एवरेज बंदे के लिए कितना को जिसका जो फाइनेंशियल पार्ट है वो कितना ज़रूरी है, और आपकी एडवाइस क्या होगी यंग लोगों के लिए जो कि अगर ट्रैवलिंग करना शुरू कर रहे हैं, हाउ टू स्टार्ट? इसमें ना डिफरेंट फैक्टर, आप यहाँ पे अगर किसी गोरे को देखेंगे ना जो ट्रैवल कर रहा होगा ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उसकी जेब में बहुत कम पैसे होंगे। सही है। उसको सिर्फ इतना होता है कि मैंने ट्रैवल करना है, और उस ट्रैवल में अगर वो साइकिल पे ट्रैवल कर रहा है तो वो फिर अपने हिसाब से ढूंढेगा कि मैंने इसको कैसे ट्रैवल करना है। ऑफ कोर्स आप मोटरसाइकिल पे ट्रैवल करें तो आपको पेट्रोल भी रोज़ का चाहिए होगा। आप लग्जरी में ट्रैवल करना चाहते हो तो आप होटल में स्टे करना चाहेंगे, और लग्जरी में ट्रैवल करना चाहते हो तो आप अच्छे अच्छे खाने भी खाएँगे रास्ते में। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको पता होता है कि हमारा बजट जो है वो $30-40 है, इससे ज़्यादा हम खर्च नहीं कर सकते, तो फिर उसके साथ एडजस्ट करते हैं। कैंपिंग कर लेंगे, खाना खुद बना लेंगे, या अगर रास्ते में उनको ऑप्शन मिलेगी किसी दोस्त की तरफ ठहर जाएंगे, वहाँ से खाना वगैरह मिल जाएगा। तो इस तरह जो है आप अडेप्ट कर सकते हैं। मैंने जब पहला ट्रिप शुरू किया था तो तब टोटली 100% मैं ख़ुद उसको फाइनेंस कर रहा था। मेरी कोई इनकम नहीं थी, मतलब यूट्यूब से या इधर उधर से। तो मैंने अपना बजट बनाया था €50 का। मैंने €50 में किया उसको, क्योंकि वो जितने मेरे पैसे थे मैंने हिसाब नहीं लगाया कि कितना खर्च हुआ, लेकिन जब मैं वापस आया अपना अकाउंट देखा तो मुझे लगा पता कि ये €50 से नीचे ही रहा है। चाहिए, क्योंकि एक दिन अगर मुझे लगा कि आज मैंने $100 खर्च कर दिया है या €100 खर्च कर दिया है, तो अगले दिन मैं कैंपिंग कर लूँगा, वो नीचे आ जाएगा। तो उसके हिसाब से फिर कुछ कंट्रीज़ एक्सपेंसिव होती हैं, कुछ चीप होती हैं, तो आप एक्सपेंसिव कंट्रीज़ में कम स्टे करते हो, चीप में ज़्यादा स्टे करते हो। हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो हमारा पासपोर्ट है। ये मेरा अगला और आखिरी सवाल ये था कि उसमें क्या करते हैं? आपके पास तो अल्लाह का शुक्र है नहीं आपने दूसरा पासपोर्ट एक हासिल कर लिया, लेकिन मेरा ख्याल है बाकी एक आम
बंदे के लिए सबसे बड़ी इम्पेडिमेंट ये होगी जी, जी। कि चले इंडिया तो बहुत दूर की बात है कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात हमेशा ऐसे वो रहते हैं, फुलझड़ियाँ चलती रहती हैं कि वो रहता नहीं है, लेकिन बाकी जगह भी दुनिया में जो ट्रैवल करना है उसमें पासपोर्ट का बड़ा रोल है। तो उसके लिए हम दुआ ही कर सकते हैं कि हमारे हालात चेंज हो। और तो मतलब हमारा पासपोर्ट बहुत वीक है सर उस सिलसिले में। अब मुझे बट आप जैसे लोग मेरे ख्याल से एम्बेसडर होंगे दुनिया में उन लोगों के लिए जिनको अगेन वही पता फियर ऑफ अननोन है। जी, जी। मैं एग्जांपल देता हूँ हर किसी को कि हम पाकिस्तान में जब ऑटो शोज करना शुरू किए हम लोगों ने, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जो पहली बारी पेशावर करना था तो मेरा भाई बड़ा परेशान था कि बोले पेशावर जा रहे हैं। मैंने कहा, क्या हो गया भाई, पेशावर में क्या है? चले गए, एक दफ़ा गए, 2 दफ़ा गए, अब हर साल जाते हैं, रेगुलर थिंग। अब कोयटा हमारे लिए एक नेक्स्ट थिंग है कि जो कोयटा नहीं कभी गए, फिर वो भी चले जाएंगे, वो भी हो जाएगा। तो एक फियर ऑफ अननोन होता है। इसी तरह दुनिया के लिए हमारा पासपोर्ट की जो पहचान है, ये दुनिया में लोग कहते हैं कि जी हम लोगों की, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि लोगों की एक परसेप्शन होती है, तो लोगों ने पाकिस्तानी का भी एक खाका बनाया हुआ है। सो आपके जैसे लोग जो कि पूरी दुनिया में जा रहे हैं और मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का भी लेके जा रहे हैं, तो उनके बाद लोगों के लिए आसानी हो जाएगी एक प्रॉक्सी बनाना कि यार पाकिस्तानी कैसा होता है, आपको देख सकते हैं, बिकॉज यू द ओनली पाकिस्तानी दे हैव इंटरेक्टेड। सुनील भाई बात ये है कि लोग जो है ना वो परसेप्शन ही बनाते। परसेप्शन आपके जेहन में सेट करता है मीडिया और पॉलिटिक्स, ये 2 चीज़ें हैं। अब हमारे जो पॉलिटिशियन है, मैं उसकी बात हमें करनी नहीं चाहिए, ठीक है। उनको ये फ़िक्र ही नहीं है कि हमने अपनी कौम को, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हो ना आप दूसरे कल्चर से सीखते हो। आप हमें अनफॉर्चुनेटली हमेशा से सिखाया वी आर दी बेस्ट नेशन, तो हमें वो सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने जब यहाँ से जर्मनी गया हूँ तो मैंने वहाँ जाके अपने आप को सीखी, दूसरे कल्चर्स के लोगों से सीखी। तो ये बहुत ज़रूरी है जब आप ट्रैवल करते हो और उसमें आप सीखते हो, आप मैच्योर होके आते हो। आप में वो पहले वाली वो जो एक होती है ना, एक गरूर, तकब्बुर और वो बहुत सारी चीज़ें, एक पेशेंस और लोगों से बात किस तरह करनी है, उनसे बात सुननी किस तरह की है। तो अगर कोई बुरा वाला आपको कह भी देता है तो आप उसको थैंक यू सो मच, कोई इशू नहीं है। सही। तो ये चीज़ें आपको दूसरे कल्चर से भी बहुत ज़्यादा सीखने को मिलती हैं। तो आप जब ट्रैवल करोगे तो ये चीज़ें आप सीखोगे लोगों से, और जब आप सीखोगे तो आप एजुकेटेड हो गए। हमें वो मौका नहीं मिल रहा। मेरा ख्याल है बिल्कुल आपकी बात ऑन स्पॉट है कि जो बर्दाश्त का जो मादा है, दूसरे की बात को सुनना इज़ मतलब हाफ ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो सुनना है। हमें शुरू से आदत है, मैं कहूँगा जी इब्रार साहब को कुछ नहीं पता, मुझे सब पता है, मैं इनकी बात सुनूंगा ही नहीं। जब सुनूंगा ही नहीं तो तालीम हासिल नहीं करूँगा, और तालीम हासिल नहीं करूँगा तो जाहिल रहूँगा। तो मेरे ख्याल से जो मेन मकसद होता है ट्रैवलिंग का, ठीक है लेयर भी है, खाने भी हो गए, बट दूसरों से बंदा जब मिलता है, इंटरेक्ट करता है, नई चीज़ें सीखता है, और नई चीज़ों में से पॉजिटिव चीज़ें इकट्ठी कर करके आप एक अच्छी पर्सनैलिटी बना सकते हैं। तो ट्रैवलिंग इज़ नॉट एसेंशियली समथिंग विच इज़ लायर, बट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर एजुकेशन। बिल्कुल। तो आई विश यू वेरी गुड लक जी, और उम्मीद करते हैं कि आप पाकिस्तान का जो नाम है पूरी दुनिया में रोशन करते रहेंगे, हम्बल रहें, कायम रहें। अल्लाह मियां आपको मजीद तरक्की दे, कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। ये था आज की वीडियो। थैंक यू भाईजान, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करते रहा करें। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वाकलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।